नमस्ते छात्राओं। 8वीं की छात्राओं का स्वागत है। तो छात्राओं, आज हमें एक महत्वपूर्ण व्याकरण का भाग देखना है जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो देखो, निम्नलिखित वाक्यों की ओर ध्यान दो। अरे, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? विद्यालय में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी की प्रतियोगिताएं हुई। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। तो इन वाक्यों में अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, तो यहाँ पर हमने अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया है और अंत में कहाँ से मिला यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल किया है। दूसरे वाक्य में विद्यालय में क्रिकेट के बाद हमने यहाँ अल्प विराम का उपयोग किया है। फुटबॉल, इसके बाद भी अल्प विराम। हॉकी और कबड्डी की प्रतियोगिताएं हुई, अंत में पूर्ण विराम। तीसरा वाक्य जो है आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसके बाद अल्प विराम और इससे दूर रहो, इसके बाद हमने पूर्ण विराम का उपयोग किया है। तो इन वाक्यों में ये जो अलग अलग चिन्ह आए हैं, तो इन चिन्हों को व्याकरण में विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह का हम उपयोग कहाँ करते हैं? वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो वाक्य पढ़ते समय हमें कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, यह सूचित करने तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें विराम चिन्ह के प्रकार देखने हैं। तो पहले हम ये 3 प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम और तीसरा अर्ध विराम। अब हमें देखते हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब हम वाक्य पढ़ते हैं और वाक्य पढ़ते समय जहाँ पर हमारा वाक्य समाप्त होता है तो वहाँ पर हम एक डंडा लगाते हैं, डंडा यानी पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। तो इसी तरह वाक्य पूर्ण होने के बाद या वाक्य समाप्त होने के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे कि तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा, अंत में यहाँ पर वाक्य समाप्त हुआ है, हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो हमने देखा पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब देखो, दूसरा प्रकार है अल्प विराम। अल्प विराम में जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर हमें रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि हम 32 घनिष्ठ मित्र है, अल्प विराम, एक से एक मजबूत। दूसरा उदाहरण है लो अल्प विराम तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। अब तीसरा प्रकार है अर्ध विराम। अर्ध विराम में वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखो, अच्छा है तुम भी साथ चलो, अर्ध विराम, 1 से 2 भले, अंत में पूर्ण विराम। अब दूसरा उदाहरण देखो, यह विद्यालय से घर आता, अर्ध विराम, कपड़े बदलता, अर्ध विराम, फिर कुछ खाता, अंत में पूर्ण विराम। तो इस प्रकार अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अब चौथा प्रकार है प्रश्नार्थक चिन्ह। तो प्रश्नार्थक चिन्ह में देखो, अब वाक्य सुनो, आप कहाँ से आ रहे हैं, अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह हम लगाते हैं। यानी प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में हम प्रश्नार्थक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए, अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह। दूसरा उदाहरण देखो, तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री से धुलते हैं, प्रश्नार्थक चिन्ह। अब पांचवा प्रकार देखो, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसे उद्गार चिन्ह भी कहते हैं। तो हम कभी वाक्य सुनते हैं तो वाह क्या फूल खिले हैं, वाह के बाद हम उद्गार चिन्ह लगाते हैं। यानी हमारे मन में आए हुए घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव हम प्रकट करते हैं। यानी बात करते समय कभी कभी हम प्रसंग के अनुसार संबोधन, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं और इन उद्गारों को सूचित करने के लिए विस्मयाबोधिक बोधक चिन्ह का या उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये घृणा भरा वाक्य है, देखो, छी, इसके बाद उद्गार चिन्ह लगाया गया है, यह भी कोई रहने की जगह है। अब दूसरा वाक्य देखो, हर्ष भरा है, वाह, इसके बाद उद्गार चिन्ह, क्या फूल खिले हैं, अंत में भी उद्गार चिन्ह। तीसरा वाक्य देखो, शोक भरा है, हाय मैं कहाँ का न रहा, यह
यहाँ हाय के बाद हमने उद्गारवाचक चिन्ह लगाया है। चौथा वाक्य देखो, अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। अरे के बाद यहाँ पर हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है और अंत में यहाँ प्रश्न पूछा है, इसीलिए प्रश्नार्थक चिन्ह यहाँ पर हमने लगाया है। तो ये हुआ विस्मयादिबोधक चिन्ह या उद्गार चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर और कैसे करते हैं। अब छठा प्रकार है इकरा अवतरण चिन्ह। जब कोई विशेष शब्द या वाक्य जैसे का वैसे हमें लिखना होता है तब हम एकरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो उदाहरण, सच ही कहा है। यहाँ पर इकरा अवतरण चिन्ह में हमने यह वाक्य लिखा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। अब दूसरा उदाहरण है, रमेश की वर्षगांठ में कभी भूल नहीं सकता। तो वर्षगांठ ये शब्द जो है हमने इकरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। अब सातवां प्रकार है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो यहाँ पर जब हम कभी किसी का कथन या किसी के कहे गए शब्द जो के त्यों यानी जैसे है वैसे हम लिखते हैं तो दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर हम करते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया है, आदित्य ने पूछा, दोहरा अवतरण चिन्ह, अनुराग जी कैसे आना हुआ, अंत में प्रश्न चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। दूसरा उदाहरण है, डॉक्टर ने पूछा, कुछ सीरियस नहीं है। यह भी वाक्य दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है क्योंकि ये जिसके कहे गए वाक्य है वह वाक्य जैसे कि वैसे वहाँ पर दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखे जाते हैं। तो अगला प्रकार है आठवां योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह भी कहते हैं और इसका प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। हमने देर तक गीत संगीत, इसमें योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, गीत संगीत का आनंद लिया। दूसरा वाक्य है, जानता हूँ पिताजी घर पहुंचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे। इन दोनों के बीच में भी योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तीसरा उदाहरण है, मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। ढीठ सा, इन दोनों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नौवां प्रकार है कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के लिए किया जाता है। जैसे 1 अल्पविराम 2 अल्पविराम 3 और 1 2 3 इनके साथ यहाँ पर कोष्ठक में ये अंक लिखे हैं। जैसे अक्षर भी हम लिखते हैं क ख ग, यहाँ पर कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। अब 10वां प्रकार है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी इसका आकार हमने जो योजक चिन्ह देखा है उससे बड़ा होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है कि किसी के कथन को जब हम बताते हैं तो करने से पहले या बाद में, जैसे कि नेताजी ने कहा था, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह दिया है, तुम मुझे खून दो अल्पविराम मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर नेताजी ने कहा था, इसके बाद हमने निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया है। तो देखो छात्राओं, आज हमने जो विराम चिन्ह देखे हैं इसमें कौन कौन से प्रकार देखे हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नार्थक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह या उद्गार चिन्ह, इकरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक और निर्देशक चिन्ह, यानी 10 विराम चिन्ह यहाँ पर हमने देखे हैं। तो देखो छात्राओं, इसका उपयोग हमें कहाँ करना है, जब परीक्षा में हमें वाक्य दिए जाते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए, तब हमें यह सब विराम चिन्ह देखकर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये पढ़कर हमें वहाँ पर करना है। छात्राओं, व्याकरण का और एक छोटा सा भाग हमें देखना है जिसका नाम है कृदंत और तद्धित। कृदंत और तद्धित यह जो है प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यय यानी जो शब्दांश के शब्दों के अंत में जुड़कर आते हैं और कृदंत यानी जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय का अर्थ देखो, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रंग अधिक हीन यानी रंगहीन, बुद्धि अधिक मान बुद्धिमान। अब प्रत्यय देखना है। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं,
एक कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो हम पहले देखते हैं कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और इस प्रकार के जो प्रत्यय है, यह प्रत्यय को जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं उन शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्रिया के सामान्य रूप के आगे आने वाला शब्द आप देखो, आँख तैराक, एरा लुटेरा, आड़ी खिलाड़ी, आलू झगड़ालू, ना ओढ़ना, ई फांसी, ऊ झाड़ू, आई लड़ाई, आन उड़ान, आहट घबराहट आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। और नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय जो है यह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आर सुनार लुहार, ई तेली, वाला घरवाला टोपी वाला, हरा लकड़हारा, गर बाजीगर कारीगर, आई बुराई भलाई, आपा बुढ़ापा, आस मिठास, पन बचपन लड़कपन, आहट चिकनाहट, एरा ममेरा चचेरा सपेरा, ईय भारतीय, इत आनंदित, इला रंगीला, इक मानसिक, वान गुणवान आदि। तो इस तरह यहाँ पर हमने कृदंत और तद्धित यह व्याकरण का भाग देखा है।